हेलो बच्चों, आज हम लोग का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सेकेंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था कि बैंक में जो पासबुक होता है और जो अकाउंट होल्डर का जो कैश बुक होता है, इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंसेस होता है, इसीलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है कि दोनों के डिफरेंस क्यों है और उसको कैसे ठीक करता है। ठीक है, तो एवरी कंपनी, एवरी पर्सन, ही मेक्स अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ताकि हम इन दोनों के डिफरेंसेस को रिकंसाइल कर सके और प्रॉपर अकाउंटिंग हो सके। ठीक है, तो आज फिर हम अपना सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं। तो इसके पहले लेक्चर को भी आप जरा जाके एक बार सुन लीजिएगा, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। एंड आज हम दूसरा वाला लेक्चर करें, इसमें हम इलस्ट्रेशन भी थोड़ा सा करेंगे, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। एंड ध्यान से इसको सुनिएगा, आपको पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कैश बुक और बैंक के पासबुक में डिफरेंसेस तीन तरीके से आते हैं। एक टाइमिंग डिफरेंस था, एक जैसे चेक इशू हो गया लेकिन बैंक में अभी तक बैंक से निकला नहीं है, बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, या चेक मैंने डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक में अभी तक उसको क्लियरिंग नहीं हुआ, तो बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ। तो ये डिफरेंसेस थे। फिर कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी थे कि बैंक ने कुछ एंट्रीज अपने यहाँ पे कर ली, जैसे बैंक इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, या बैंक चार्जेस हो गया, लेकिन अकाउंट होल्डर को इसके बारे में पता ही नहीं था। और एक और था कि एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता है। तो अब ये प्रोसेस क्या है बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का, ठीक है, आज हम इसी को पढ़ते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और अ बीआरएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीआरएस कहते हैं, इज प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बैंक स्टेटमेंट। जैसे ही हमको बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है या हमें पासबुक मिल जाता है तो मुझे समझ में आ जाता है, हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कुछ डिफरेंस है। अब इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? So debit side of the entries of the cash book should always tally with the credit entries. ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, फिर भी एक थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। जैसे कैश बुक है, डेबिट और क्रेडिट, मतलब डेबिट में रिसीट्स एंड क्रेडिट में पेमेंट्स। लेकिन जो बैंक पासबुक है उसमें बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीटमेंट होता है। डेबिट में हो जाता है विड्रॉल्स और क्रेडिट में हो जाता है डिपॉजिट्स। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि इसमें विड्रॉल्स डेबिट होता है और डिपॉजिट क्रेडिट होता है, जबकि कैश बुक में डेबिट में रिसीट और क्रेडिट में पेमेंट्स। अब हम दोनों का कैसे डिफरेंस को हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। जैसे कैश बुक में जितनी भी रिसीट्स हैं हम उसको एक एक करके मैच कराते हैं डिपॉजिट्स के साथ। जो मैच हो गए वो ओके हैं, जो छूट गए, अगर कुछ छूट गए तो दैट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस। सिमिलरली पेमेंट्स को भी हम विड्रॉल के साथ मैच कराते हैं, रिसीट्स को डिपॉजिट के साथ। ठीक है, तो mark the items appearing in both the cash book, passbook, and the items which are not marked will be the differences. A bank reconciliation statement is prepared by obtaining either the balance as per cash book or passbook. ये भी important चाहिए है, जब हम सम्स करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा कि हम अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो एक किसी भी चीज को बेस बना के हमें चलना पड़ेगा। या तो हम कैश बुक के बैलेंस को अगर ले रहे हैं तो कैश बुक में जितनी सारी एंट्रीज हुई हैं उसी को ऐड माइनस करके उसके बाद फिर हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंचते हैं। और अगर पासबुक
को लेके चलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, तो पहले हम पासबुक के सारे डिफरेंसेस को हम एडजस्ट करते हैं, उसके बाद फिर कैश बुक में आते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट है, आप देखिए ये है फॉर्मेट, इसको फॉलो करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, इसको इसी तरह से लिखना है, पूरा फॉर्मेट देख लेना, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक, कोई भी एक। ठीक है, अगर हम पासबुक से चल रहे हैं तो इसमें जो भी प्लस करना है प्लस करेंगे, जो माइनस करना है, फाइनली हमारा आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक तक ये आएगा। और अगर हम कैश बुक की जगह पासबुक हम लेना चाहते हैं, अगर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा पूरा बेस बनता है। इसी तरीके से हम लोगों ने भी सीखा है, मैं चाहती हूँ कि इसी वे से मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँ। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे लोग बीआरएस को बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन का डिराइव करते हैं, लेकिन मुझे ये प्रोसेस ज़्यादा इजी लगा तो मैं यही वाला आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सी तो कैश बुक, कैश बुक में क्या मेंटेन तो कैसे मेंटेन करते हैं, डेबिट में रिसीट, क्रेडिट में पेमेंट। ठीक है, और पासबुक में क्या होता है, विड्रॉल्स इज डेबिट एंड डिपॉजिट इज क्रेडिट। ये बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, एक साथ आपने ऐसे लिख दिया, फाइन। नाउ चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, ये सपोज हमने कुछ एक अमाउंट डाल दिया 10,000, चेक इशूड 20,000, बैंक इंटरेस्ट 1200, बैंक चार्जेस 200, डिविडेंड 2100, इंश्योरेंस प्रीमियम सपोज 1200। ये मैंने ऐसे अंदाजन एक लिख दिया। ठीक है, समझने में आसानी होगी इसीलिए। तो चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, अगर चेक डिपॉजिट हो गया है बैंक में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो जैसे ही चेक डिपॉजिट होता है, अकाउंट होल्डर अपने कैश बुक में क्या करेगा, डिपॉजिट हो गया 10,000, ठीक है, लेकिन उसे पता है कि बैंक में अभी नॉट येट क्लियर्ड, यानी बैंक में इसका अभी तक एंट्री नहीं आया है। सिमिलरली चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू हो गया है यानी 20,000 यहां से निकल गया है, लेकिन अभी तक बैंक से नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो जब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करोगे तो बैंक से पैसा निकलेगा ही नहीं। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट ये हमारे लिए इनकम है, मेरे होल्डिंग के लिए, मेरे डिपॉजिट्स के लिए बैंक मुझे पैसा दे रही है, तो बैंक ने इस पैसे को मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। बैंक चार्जेस 200 खर्चा है जो बैंक ने किया है, डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में आ गया 2100, और इंश्योरेंस प्रीमियम 1200। ये पूरा हो गया चीजें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन देखिए, जो रिसीट है कैश बुक में ये प्लस हुई होंगी, जो पेमेंट्स है वो माइनस हुई होगी, यहाँ पे विड्रॉल्स माइनस,
और डिपॉजिट्स प्लस, तभी बैलेंस निकला होगा। ठीक है, अब सपोज कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा कुछ, ठीक है। अब हम कैसे इसको बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब मैंने बैलेंस जो निकाला था इसमें 10,000 मैंने प्लस किया था, तभी ये बैलेंस निकला था 10,000 प्लस और 20,000 माइनस। लेकिन ये दोनों चीजें हमारे पासबुक में नहीं आई हैं, तो हमें पासबुक के बैलेंस तक जाने के लिए क्या करना होगा? जो प्लस किया था उसको माइनस करो, और जो माइनस किया था उसको प्लस करो। अगर हम कैश बुक के बैलेंस को लेके चल रहे हैं तो, ठीक है। सो एड 20,000 चेक इशूड, पूरा लिखिएगा, नॉट प्रेजेंटेड 20,000, ठीक है। और लेस चेक डिपॉजिटेड एंड नॉट क्लियर्ड, पूरे लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन फिर भी कैश बुक का बैलेंस जो है ये तो हमने कर दिया, तो वापस वो ओपनिंग बैलेंस में आ गया, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें कैश बुक में तो हुई नहीं है। तो ये एज इट इज, अगर ये खर्चे कैश बुक से निकले नहीं है तो मुझे ये दिखाने पड़ेंगे। सो माइनस बैंक चार्जेस 200, और क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम 1200, और यहाँ पे ये मुझे मिले हैं तो बैंक इंटरेस्ट 1200, और डिविडेंड 2100। तो 23,300 ये मेरा ऐड हो जाएगा इस बैलेंस पे, और 11,400 मेरा माइनस हो जाएगा। जो आएगा यहाँ पे, जो मेरा बैलेंस आएगा, दैट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक। ये है पूरा कैलकुलेशन, आप एक बार ध्यान से देख लो और एसिमिलेट करने की कोशिश करो कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था। ये बैलेंस एज पर कैश बुक अगर हम चलते हैं तो हम इसमें जो जो ऐड किए हैं उसको माइनस करेंगे, तो माइनस किए उसको ऐड करेंगे, और जिसको हमने माइनस किया ही नहीं है उसको भी करेंगे, तभी मेरा पासबुक का बैलेंस निकलेगा। ये एक्चुअल जो है वही होना है। ये माइनस कर था और प्लस था, लेकिन ये प्लस था तो इसको माइनस करके लिखेंगे क्योंकि हम कैश बुक के बैलेंस को लेके चल रहे हैं। अब अगर हमने पासबुक के बैलेंस को लेके अगर स्टार्ट किया तो हम इसको फिर इसको वापस प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और ये जैसा था वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये हम लोग जब इलस्ट्रेशन करेंगे
इसको बार बार इस चार्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे तब आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ मेरे नेक्स्ट लेक्चर में भी आप रहिएगा, जिसमें हम एक्चुअली प्रैक्टिकली इलस्ट्रेशन आपके साथ सॉल्व करेंगे और इस चीज को और भी क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स को तुरंत आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ये हमारे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक टुडे दिस इज द end of this chapter, and thank you so much